छोड़ दिया इसका बटन में, ठीक है। अब भी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ एनर्जी थी, हमने इसको पावर हटा दी इसके, उसके बाद में भी ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ एनर्जी थी। तो इस एनर्जी में, और क्योंकि मोशन से जुड़ी हुई एनर्जी है, तो इसका मतलब कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। पतंग उड़ाई है, हाँ वही वाला है, ऐसे हमने भी खूब उड़ाई है पतंग, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। हाँ वो क्या करते थे, जो उसके रील होती मांझा बोलते हैं ना, हाँ उसको लपेटते थे ऐसे। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, देखो। अच्छा साइंस क्या है? साइंस तो अपने जो दैनिक लाइफ, जो अपनी डे टू डे लाइफ है, उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसमें सब में साइंस है। तो वहीं से एग्जाम्पल उठाने अपने को समझने के लिए। तो ये समझ में आई बात? हाँ ये इजी वे में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करना शुरू करूं, कौन सा, ऐसे रोटेट करूं, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। लेकिन यहां से जो मोमेंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, तो इसको रोटेट करना मुश्किल टास्क है। समझ में आई बात? यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारे पास में, मतलब आज के लेक्चर का, वो है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ऑलमोस्ट हर साल इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मतलब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? मेनली जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। डिस्क होती है, मतलब दो मेन टॉपिक है। कौन से? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो मेन टॉपिक है। इसके अलावा आपके एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई, इसके अलावा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई, और रेडियस ऑफ जायरेशन है, होलो और सॉलिड सिलेंडर हो गए, और स्पेयर हो गए, है ना जनरली। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका दोनों थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज वेल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके साथ में डिस्क और रिंग, ये मेन है। और किसी पॉइंट मास का वैसे क्वेश्चन कम बनते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए ना, पहले हम इस पर क्वेश्चन करने चले जाएं, सीधे फॉर्मूला देखें और वो सब, है ना। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए ऑब्वियसली क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रांसलेशन मोशन जो पढ़ी थी, उसमें हम बॉडी को क्या करते हैं, एक पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं ना, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर मोशन होगी है ना, रेक्टिलिनियर मोशन होती है, आपकी कर्वीलिनियर मोशन होती है ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो इसमें हम पार्टिकल की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिजिड बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास में हम एक्सटेंडेड बॉडी की बात करते हैं ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है। रिजिड बॉडी आरबीडी की बात है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात करते हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन की बात जहां पे आती है, किसके? रोटेशनल मोशन की बात जहां पे आती है, रोटेशनल मोशन, तो वहां पर कॉन्सेप्ट बदल जाता है थोड़ा सा। कैसे बदल जाता है? यहां पे हम पार्टिकल की बात कर रहे थे, और यहां पर हम एक्सटेंडेड बॉडी की बात करते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या हो गया? जिसका कोई साइज होता है, एक्सटेंडेड बॉडी। अब आप कहोगे सर साइज तो सभी बॉडीज का होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपने ट्रांसलेशन मोशन में जो हमने एनालिसिस किया था उसकी मोशन का, राइट, पार्टिकल मतलब बॉडी की मोशन का, तो उसमें क्या अज्यूम किया था कि भाई बॉडी एक कैसी बॉडी है, एक पॉइंट मास है, एक पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रही है, राइट। हाँ ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज। अब जो बात आ रही है कि रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर जो काम आपका मास का होता है, मास है ना, मास क्या हो गया? इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है मास, राइट। हाँ ध्यान है कि नहीं है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाई है आपने, डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे काम करता है। और इनर्शिया का मतलब क्या हो गया भाई, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास, उसका ही उसकी मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगी बॉडी, ठीक है ना। हाँ अगर मोशन में, मतलब बॉडी मोशन में है, तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा है कि नहीं है? मतलब ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया, और उसको रोकने के लिए, मोशन में है तो रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो काम करता है मास, जो किसमें? ट्रांसलेशन मोशन में जो काम करता है, मास का जो रोल है, वही आपके रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने देखा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने बता दिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है ये आपने अभी तक नहीं समझा है, ठीक है। तो चलो इसको सोच, अभी ये ऐसा है कि नहीं है। अच्छा यहां पे मास में एक चीज और समझ लेते हैं कि मास आपका कैसा होता है? फिक्स्ड होता है,
मास किसी भी बॉडी का कैसे होगा, फिक्स्ड होगा, है ना। उसका पार्टिकल अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मास हम क्या लेते हैं, फिक्स लेते हैं। हम मानते हैं कि एक पॉइंट पर ही पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना कि नहीं, बिल्कुल, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। इसके साथ में ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रोटेशन की बात चल रही है और रोटेशन हमेशा एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है कि नहीं होता। किसी बॉडी का रोटेशन जो है वो किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करता है, एक तो किस पर, मास पे डिपेंड करता है, और उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उस बॉडी का जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी रोटेट कर रही है उसके रिस्पेक्ट में किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बॉडी की, इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो बॉडी के शेप की बात की जा रही है कि बॉडी किस शेप की है, राइट। यहां पे हम पार्टिकल को लेते थे, यहां पे हम बॉडी को लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। हाँ, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। हाँ, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे एक बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर लेते हैं तो उस केस में उसके बिहेवियर को हम कैसे कर सकते हैं एनालाइज, उसको एज ए पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, राइट। हाँ, ये चीज हो जाती है। तो ट्रांसलेशन मोशन को हमने ऐसे ही डिस्कस किया, ऐसे एनालाइज किया है। लेकिन यहां पर हम बॉडी का, क्योंकि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है किसका रोल, जो मास का रोल था, कहां पर, ट्रांसलेशन मोशन में, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपके मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। कैसे करता है तो अभी समझ लेंगे। अभी देखो, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। क्या कि जो ट्रांसलेशन मोशन में अगर मान लो कोई भी बॉडी है, अगर वो ट्रांसलेशन, जैसे यही है आपका पेन, अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसका मास सपोज m है, क्या है, m है, और v वेलोसिटी से ये इसने ये मोशन कर रहा है, v स्पीड कह लो, v स्पीड से मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन होगी। हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, v होगी। जितने टाइम में अगर इसने x 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो दूसरे पार्टिकल में उतने टाइम में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसलिए हम इसको पार्टिकल मानते हैं, राइट, ट्रांसलेशन मोशन में। सो अब मुझे बताओ कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है और m इसका मास है, तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो कितनी हो गई, हाफ mv², राइट, क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये देखो हमारे पास में एक ये डिस्क है, ठीक है, हाँ ये डिस्क है हमारे पास में। तो अगर हम बात करें कि भाई ये एक सपोज ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकती है ऐसे, ठीक है। अगर ये इस तरह से जा रही है ऐसे v वेलोसिटी से और इसका मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv² हो गई सर, ठीक है ना। हाँ, और अगर हम बात करें कि इसको अब मैंने रोटेट कर दिया, यार यहीं पर रुका हुआ मैं और ये मैंने रोटेट कर दिया इसको, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, सारे इसका वेलोसिटी तो है ही नहीं कोई भी, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है इसके सेंटर पे और वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, वेलोसिटी जब नहीं है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है, तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि इसमें बॉडी, यहां पे हम इसको पार्टिकल नहीं लेते हैं, यहां पे हमने पार्टिकल ले लिया था इसको, राइट, किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में। लेकिन यहां पे पार्टिकल नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं कि हर एक पॉइंट, देखो कोई भी पॉइंट होगा, अगर जैसे ये रोटेट कर रही है तो उस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। हाँ, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास में एक डिस्क है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ओके, ये डिस्क है हमारे पास में, राइट। अब ये एक इसका सेंटर होगा, ये सेंटर है सपोज। अब इसमें क्या होगा कि हम दो कुछ पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं। ये लेट अस अज्यूम कि ये हमारा m1 मास का पार्टिकल है इसमें, है ना। पूरी डिस्क में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, कोई भी पार्टिकल उठा लो आप। लेट अस अज्यूम कि ये m1 मास है, इस पार्टिकल का m1 मास है, और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये r1 है। ऐसे कोई दूसरा पार्टिकल हो गया, सपोज ये यहाँ पे दूसरा पार्टिकल हो गया, जिसके, चलो दूसरे पेन से करते हैं, ये पार्टिकल हो गया, राइट। इसका मास m2 है सपोज, और सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, सपोज r2 है, राइट, कितनी है, r2। ऐसे ही और पार्टिकल हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये जो डिस्क है ये हमारी अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, कितने, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है,
एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, राइट। रोटेशन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी का क्या रोल है वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो क्या होगा, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की, तो देखो यहां पे जब ये रोटेट कर रही है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही कोई दूसरा पार्टिकल होगा, दूसरा पार्टिकल कंसिडर करते हैं हम, तो उसकी भी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे पार्टिकल नंबर 3 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है और ये यहाँ पर है ना m3, इसका मास है m3 और इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली ये r3 है, राइट। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी। देखो हर एक की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। यहाँ पे हम कह लें ये v3 इसकी लीनियर वेलोसिटी है और इन पार्टिकल्स की जो है आपकी इसकी v2 है, इसकी v1 है। मैं क्यों कर रहा हूँ अलग अलग है स्पीड, ये वेलोसिटी कह लो स्पीड कह लो, हाँ, पर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तो होता ही है वो ऑब्वियसली बेटा, ठीक है। हाँ, तो हम स्पीड की बात करते हैं सपोज यहाँ पे, तो सबकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, सब डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, लेकिन सब जो पार्टिकल है, अगर हम कहें कि पूरा चक्कर लगा दिया इसने, एक पूरा चक्कर लगा दिया, तो सब ने कितना एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियन, और टाइम्स लेट अस अज्यूम कि कितना है, t है, तो t2 डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, मतलब रेडियन जो एंगुलर डिस्टेंस है कितनी कवर की, 2 पाई रेडियन, और टाइम कितना लगा, t लगा। तो ये है आपकी ओमेगा, और ये क्या होगी, सभी के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसने भी वही 2 पाई किया और इसने भी 2 पाई किया कितने टाइम में, और इसने भी 2 पाई किया, मतलब एक रोटेशन अगर इसका डिस्क का पूरा हो गया तो सबने क्या कितना एंगल किया, रोटेट 2 पाई किया, एंगुलर डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई की, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन हमारा जो v है, और हम ये जानते हैं कि v और ओमेगा में जो रिलेशनशिप है वो v इक्वल टू r ओमेगा होती है, ये बात भी क्लियर है कि नहीं है, हाँ। तो ये हमारा अगर हम v1 की बात करें तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा हो जाएगा, v2 क्या होगा, r2 ओमेगा हो जाएगा, v3 क्या होगा, r3 ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी चाहे पार्टिकल ले लो, आपकी वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी v1 v2 की, v3 क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, इजंट इट, समझ में आ रही बात, हाँ। अब क्या होगा, अगर हम बात करें कि भैया इसमें काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी ले ली थी, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, तो किस तरह से करेंगे सर, सेंटर ऑफ मास तो ये हो गया इसका, है ना, क्योंकि डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, आपकी कैसी बॉडी है, आपके मतलब यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास किसका, सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, राइट। तो वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, सेंटर मास तो आपका यहीं पर है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ऐसा है क्या, लेकिन ये तो रोटेट कर रही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है कि नहीं है। चलो ये समझते हैं एक बार, तो ये एक बार चलो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। ये देखो हमारे पास में ये एक कटर होता है ना, मेरे पास अभी रोटेट करने वाली कुछ और चीज़ नहीं मिली, तो मुझे यही समझ में आया। तो ये इसमें एक मतलब कटर है, देखो ऐसे घूम सकता है ये अपने एक्सिस पे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे v वेलोसिटी से लेके जाए और इसको एक पार्टिकल अज्यूम कर ले, तो क्या होगा, ये कटर की हाफ mv² हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये तो समझ में आ गई हमें, अगर m इसका मास है तो। लेकिन इस पर अलग अलग पार्टिकल है बहुत सारे, अगर हम कहें इसको, देखो अब मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ, अब मैंने छोड़ दिया इसका बटन, ठीक है, अब भी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ एनर्जी थी, हमने इसको पावर हटा दी इसके, उसके बाद में भी ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ एनर्जी थी। तो इस एनर्जी में, और क्योंकि मोशन से जुड़ी हुई एनर्जी है, तो इसका मतलब कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, हाँ। तो क्या हो रहा है, ऐसे केस में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो यहां पर जो पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल जो रिम पर पार्टिकल होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, यहां पर जो पार्टिकल होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, है ना, और जो सेंटर के पास में होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। और लीनियर वेलोसिटी आपकी सबकी अलग अलग है, और सब किस पे डिपेंड कर रही है, सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, मतलब जो जितना सेंटर के नजदीक होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, जो जितना दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो अगर हम इन सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमारे पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकते हैं ना हम, कैसे लिख सकते हैं, देखो हम अगर m1 मास के पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो हाफ m1 v1² हो गई, बिल्कुल
पार्टिकल तो कर रहा है मोशन। यहाँ पे m2 की बात करें तो हाफ m2 v2 स्क्वायर हो गई। ऐसे ही इसकी बात हो गई। तो इसमें तो कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम तो ये देखो k क्या आएगा, k इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। समझ में, अप टू n तक हो गया। कितना हो गया, n तक हो गया। हाफ लेटेस्ट n नंबर ऑफ पार्टिकल के, मास mn है और वेलोसिटी vn है, vn स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहां पे देखो m1 m2 सब अलग अलग है, m1 m2 m है ना, v1 v2 v3 भी अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। लेकिन हमें ये रिलेशन पता है, ये वाला क्या कि v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो ये वैल्यू रख दो फटाफट, हाफ m1 v1 r1 ओमेगा है, सो r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऐसे ही m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक होगा, लास्ट पार्टिकल था हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच गए इसके साथ में, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो m1 r1 अलग अलग है लेकिन ओमेगा सब में कॉमन है, ठीक है ना, हाफ कॉमन आ जाएगा और ओमेगा कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो आगे लिखते हैं, इसको पेन चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ग्रीन करते हैं यार, ग्रीन यूज नहीं किया बहुत देर से। सो काइनेटिक एनर्जी हम अगर इस व्हील की पूरी डिस्क की बात करें तो कितनी आई, हाफ क्या है, ओमेगा कॉमन है, हाफ कॉमन है, तो हमने इसको रख लिया। अब तो बचा क्या है यहाँ पे, m1 और r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक होगा, mn इंटू rn स्क्वायर और बाहर कॉमन क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये कॉमन आ गया। अब ये जो टर्म होगी इसको क्या लिख सकते हैं, सबका समेशन है, सब पार्टिकल का ना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये सबका समेशन हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं m i r i स्क्वायर और i की वैल्यू 1 से n तक, ये कर सकते हैं बिल्कुल सर, और ये इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इस यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी रोटेटिंग डिस्क की, और यहाँ पे मूविंग डिस्क की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी ना, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये वाली जो टर्म हो गई इसको रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा जाता है इसको, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मतलब क्या हो गया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आपके मास इनटू उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है ना। हाँ तो देखो क्या हो गया, मतलब I इज इक्वल टू हमारा, नेक्स्ट पेज पे चले, चलो नेक्स्ट पे लिख देते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा I1 टू n m i इंटू आर आई स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उस डिस्क का, मतलब उस बॉडी का जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ तो अब इसमें ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, देखो मैंने कहा था दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने बात की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मास पर डिपेंड करता है एक तो, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है कि नहीं है। कैसे, यहां पे देखो, यहां पे इसके डिस्टेंस r1 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर हो गया। इसका अगर मान लो ये m2 है और इसकी r2 डिस्टेंस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, m2 r2 स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात। हाँ तो क्या हो गया कि m2 अगर मान लो सेम मास के ही हैं दोनों पार्टिकल, तो m मान लो m r1 स्क्वायर और m r2 स्क्वायर, और r2 क्या है, ग्रेटर है, यानी कि जितना पार्टिकल दूर रहेगा किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना पार्टिकल दूर रहेगा उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ समझ में आ रही बात, वेरी गुड। तब ये देखो यहां पे क्योंकि जो I है, I इज प्रोपोर्शनल टू m है, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो, और दूसरा I इज प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं है अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन नहीं किया है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका चेंज हो गया तो उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। इसलिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में। एक्सिस ऑफ मोमेंट लिखा हुआ है, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधा सीधा अफेक्ट करता है। इसके बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बेईमानी होगा, गलत होगा। ठीक है, समझ आई बात? वेरी गुड। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हमारा पॉइंट क्या था कि भैया मास पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये फिक्स्ड होता है, लेकिन ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड है नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा वैसे ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। कैसे, ये भी समझेंगे हम। उससे पहले अगर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो तो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। एक्सिस के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगा, एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में ना, हाँ, गिवन एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का फिक्स होगा, है ना, सेम रहेगा। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होगा, मास फिक्स होता है। अच्छा, अब बात आ गई कि भाई ये तो बता दिया था हमने, ये डिस्कस कर लिया था कि मास जितना ज्यादा होगा किसी भी बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में कैसे, हम कह रहे कि इसका एनालॉगस है ना, एनालॉग है ना किसका, मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास यानी इनर्शिया पैदा करता है वही आपका रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है कि नहीं करता। देखो कैसे, ये चीज देखी थी हमने, यहां पे इसको क्या लिख दिया है हमने, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, K इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो K है दोनों, देखो ये क्या है, ये हमारा, ओके, चेंज करने से थोड़ा सा अच्छा लगे, कलरफुल। K ये है हमारा ट्रांसलेशन मोशन के रिस्पेक्ट में, ये रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में K आ गया। ठीक है, दोनों काइनेटिक एनर्जी है। देखो हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे है। v वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे m है, यहाँ पे i है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में जो m काम करेगा वही काम यहाँ पे i करेगा। और ये क्या है, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मोशन आसानी से होगी या मुश्किल से होगी, ये काम आपका मास करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सही कि रोटेशन आराम से होगा या फिर रोटेशन में हमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। वहां पे फोर्स है, वहां पे क्या था, फोर्स था, और यहाँ पे क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ये मान लो कि ये टर्निंग इफेक्ट है। क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है ये, है ना। हाँ, कैसे, देखो ये हो गया, ये बॉडी है जैसे सपोज, अगर मैं इसको, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल रोल लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं बस 1 मिनट में। ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये बुक है। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं तो देखो ये सीधी मूव कर दी, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है ना। हाँ, ये मैंने ऐसे मूव किया, इसको ऐसे फोर्स लगाया इसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसी लाइन पर, तो ये सीधी मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया तो देखो ये रोटेट करना शुरू हो गई। समझ में आ रही बात, मैंने सेंटर ऑफ मास के लाइन पे फोर्स ना लगा के थोड़ा सा ऑफ कर दिया तो ये रोटेट कर रही है। अब ये मूव नहीं कर रही है ट्रांसलेशन मोशन, तो यानी कि ये जो फोर्स है ये तो इसको कैसे कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है आपको, इसको मूव कर रहा है सीधी, है ना, क्या स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन दे रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है इसके सेंटर ऑफ मास से हटके लगा दिया तो ये फोर्स इसमें टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट, टर्न कर रही है कि नहीं बुक। हाँ, तो ये जो इफेक्ट है टर्निंग इफेक्ट किसका, फोर्स का ही है ये, देखो, है ना, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है इसको हम टॉर्क बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको हमें रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओके, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझो, ये मेरे पास में एक रोड है, देखो, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं इसके सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास तो कहीं पे यहीं पे होगा,
ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है, बॉडी सिमेट्रिक है। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहूं तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो गया, सीधा ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अगर मैं इसको फिर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में रोटेट करना चाहूं तो देखो मास कितना है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है, और मास कितना है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, इतनी सी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे इधर से, और इधर का जो मास है ये बॉडी का ये पोर्शन का मास क्या होगा, सब इतनी डिस्टेंस पे ही पूरा, राइट। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ज्यादा दूरी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखा, कौन से, इस केस में यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए ना। हाँ, तो इसको देखो हम आसानी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं। हाँ, बचपन में आप तो बच्चे ही अभी कर रहे हैं, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो इसको रोटेट करना मुश्किल टास्क है। समझ भाई बात, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। पतंग उड़ाई है, हाँ वही वाला है, ऐसे हमने भी खूब उड़ाई है पतंग, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, वो क्या करते थे, जो उसके रील होती मांझा बोलते हैं ना, हाँ उसको लपेटते थे ऐसे। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, देखो। अच्छा, साइंस क्या है, साइंस तो अपने जो दैनिक लाइफ, जो अपनी डे टू डे लाइफ है उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसमें सब में साइंस है, तो वहीं से एग्जाम्पल उठाने अपने को समझने के लिए। तो ये समझ में आई बात। हाँ, ये इजी वे में कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करना शुरू करूँ, कौन सा, ऐसे रोटेट करूँ, तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, कौन सा, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया मेरा, ठीक है ना। हाँ, इसका, इस रोड का। तो मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा मुझे। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मैं स्लो कर पा रहा हूं, ये बहुत फास्ट नहीं हो रहा, जैसे वो फास्ट हो रहा था ना, ऐसे नहीं हो पा रहा। ये मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो पा रहा मेरे से, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो इतनी दूरी तक मास फैला हुआ है इसमें, इस बॉडी का, है ना, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। बात क्लियर हुई। ये मोमेंट, क्योंकि मास इतनी दूरी तक फैला हुआ है यहाँ पर, है ना, इस, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रही है बॉडी, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, तो इसको रोटेट करना मुश्किल पड़ रहा है। समझ में आई बात। हाँ, और अगर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से के पास में हो मास, जैसे कि ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें हम, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो ये आराम से हो रहा है, देखो इजी वे में हो रहा है। यही फर्क है, मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको बॉडी को रोटेट करना उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुश्किल होगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको आराम से रोटेट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मेरे पास में अभी यहाँ पे टिफिन है खाने का, भूख लगी क्या, चलो मेरा भी खाने का टाइम है, अभी खाना खाएंगे, ओके। ये देखो क्या हो रहा है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर, कौन सा, देखो एक सेकेंड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया मैंने, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इतना आसान नहीं लग रहा, फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमें ताकत लगानी पड़ रही है, देखो इसको रोटेट करने के लिए। समझ रहे हो क्यों, देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, और हमारे बॉडी का जो मास है वो यहाँ पर है ना, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, यहीं पर। तो ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है, आर कितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, मास तो सपोज एम ही है, इसका फिक्स मास है, लेकिन आर कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कितनी हो गई आर, आर तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसका रोटेशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और ये कितना होगा, अगर हम आर को किसी तरह से कम कर दे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो क्या होगा, इसको रोटेट करना ऐसे आसान हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमने इसको यहां से रोटेट करना शुरू कर दिया, ये देखो, ठीक है। अब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये वाला है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हाँ कोई बात नहीं, ये है। और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में देखो यहाँ पे इसका मास, सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये डिस्टेंस बची, अब पहले इतनी ज़्यादा थी, अभी इतनी हो गई। समझ आ रही बात। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, अब कम होना चाहिए, तो क्या होगा, ये हाँ ये गिर जाएगा, ओके। ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, हाँ ये देखो। तो अब क्या होगा, रोटेट, हाँ आराम से रोटेट हो रहा है, देखो कितनी तेज करो, फटाफट हो रहा है, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो इसको रोटेट करना मुश्किल टास्क है। समझ भाई बात, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर आपका जो मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर की जो वैल्यू है, मास तो बॉडी का वही रहेगा, लेकिन आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो एम आर स्क्वायर, है ना। हाँ, तो आर की वैल्यू जैसे चेंज होगी
रोटेशन ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज हो जाएगा, और उसको रोटेट करने के लिए आपको अगर ज़्यादा हो गया, आर बढ़ गई, तो मतलब रोटेट करने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ। और अगर आपका आर की वैल्यू कम हुई तो आपको मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, आर की वैल्यू चेंज हो गई, और आपको टॉर्क कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मोशन, रोटेशनल मोशन का जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो आपका रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उम्मीद है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे वेरी करता है, किस तरह की बॉडी के लिए कैसे, जो रेगुलर शेप होती है ना, एक्सटेंडेड बॉडी होती है, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और उनको हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड। ओके।